हेलो स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट में दो थिंकर्स आते हैं, प्लेटो और अरस्तु। आज हम प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्लेटो के बारे में बताना चाहूंगी। प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, क्योंकि उससे पहले पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया। उसका राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश माना जाता है। पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में 428 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जो सुकरात, जिसका नाम हम सभी ने सुना हुआ है, वो इनके गुरु रहे हैं और अरस्तु इनके शिष्य रहे हैं। यानी कि यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक गणितज्ञ जो प्लेटो हैं, वो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। पश्चिमी जगत की दार्शनिक पृष्ठभूमि को तैयार करने में इन तीन दार्शनिकों की त्रयी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्लेटो को राजनीति शास्त्र के साथ साथ दर्शन और तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। इन्होंने एथेंस में एकेडमी की स्थापना की थी। वैसे तो इन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ इनके माने जाते हैं राजनीतिक विचारों को देखते हुए। पहला है रिपब्लिक, दूसरा है स्टेट्समैन और तीसरा है लॉज। और जो प्लेटो के प्रमुख राजनीतिक विचार, उनका अध्ययन हम रिपब्लिक में ही करते हैं। यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण विचार हैं वो कहाँ पढ़ने को मिलते हैं? रिपब्लिक में। तो इसलिए माना जाता है कि रिपब्लिक इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। यानी कि रिपब्लिक को प्लेटो की सर्वोत्तम कृति माना जाता है। जब हम प्लेटो के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि प्लेटो के जो राजनीतिक विचार किस वातावरण से प्रभावित हुए थे। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो प्लेटो के गुरु सुकरात थे, उनको वहां मृत्यु दंड मिला था। उनकी मृत्यु के पश्चात जो प्लेटो है, उनका हृदय लोकतंत्र से भर गया था। अतः अपनी न्यायी धारणा के आधार पर प्लेटो एक ऐसे शासन तंत्र की कल्पना करने लगे जिसका संचालन श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा होता हो। यानी कि प्लेटो का यह मानना था कि जो उस समय एथेंस की सत्ता भ्रष्ट लोगों के हाथ में थी और वो उस शासन के काबिल नहीं थे, और उन्होंने, उन अज्ञानी व्यक्तियों ने एक विद्वान व्यक्ति को मार दिया। तो वो अपने देश में सुधार लाने के लिए एक ऐसा शासन चाहते थे या एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना चाहते थे जिसमें देश की बागडोर योग्य व्यक्तियों के हाथ में हो। यानी कि उनका मुख्य पर्पस क्या था प्लेटो का? एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। अब प्रश्न आता है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना कैसे हो? तो इस संदर्भ में प्लेटो ने हमें कई सिद्धांत दिए, जैसे उसका न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत। यानी कि रिपब्लिक में हम उनके जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उन सभी सिद्धांतों का अंतिम उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था जिसमें शासन की बागडोर एक दार्शनिक शासक के हाथ में हो। इसी समस्या के समाधान के लिए 40 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की और उसका उपशीर्षक क्या था? न्याय के संबंध में। यानी कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके दर्शन की आधारशिला माना जाता है।
रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य का वर्णन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय की प्राप्ति। रिपब्लिक में प्लेटो न्याय के स्वरूप तथा निवास स्थान की विस्तृत चर्चा करता है। रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत न्याय की चर्चा से होता है। प्लेटो ने न्याय को इतना महत्व दिया कि जो रिपब्लिक है उसको क्या माना जाने लगा? रिपब्लिक को न्याय विषयक ग्रंथ कहा जाता है। देखिए, यदि हम न्याय शब्द को आज के संदर्भ में परिभाषित करना चाहें, यानी कि न्याय का आधुनिक अर्थ, तो सरल शब्दों में मैं कहना चाहूंगी कि वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के लिए किया जाता है। यानी कि जो न्यायाधीश निर्णय देते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं? आधुनिक संदर्भ में उनको हम न्याय मान लेते हैं। लेकिन जो प्लेटो है, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरना नैतिक अर्थ में किया है। उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग यानी कि धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया है। इसका अर्थ केवल यह है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। यानी कि न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय आज के संदर्भ में न्याय माना जाता है, लेकिन प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना। यानी कि इसका अर्थ केवल यह है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोष पूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। यानी कि ये उसने हमें न्याय की एक तरह से परिभाषा दी थी, जो आज के संदर्भ में बिल्कुल, यानी कि आज के संदर्भ के बिल्कुल विपरीत कह सकते हैं उसको। जब प्लेटो न्याय की बात करता है तो वो न्याय की खोज को उसके दो रूप में करता है। पहला उसका व्यक्तिगत न्याय का है, दूसरा रूप सामाजिक न्याय का है। यानी कि जब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो हमें यह समझना होगा कि उसके न्याय के दो रूप हैं। पहला रूप क्या है? उसका व्यक्तिगत न्याय और दूसरा रूप है उसका सामाजिक न्याय। इसको हम आगे समझाएंगे। अब जब प्लेटो न्याय की जब परिभाषा देता है तो न्याय की परिभाषा देने से पहले प्लेटो ने अपनी यानी कि अपनी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का विवेचन और खंडन किया है। यानी कि प्लेटो के समय तीन प्रकार की धारणाएं प्रचलित थी, जिसको हम कह सकते हैं परंपरागत सिद्धांत, उसका क्रांतिकारी सिद्धांत, कार्यकारण सिद्धांत, या परंपरावादी धारणा, उग्रवादी धारणा, व्यवहारवादी धारणा। तो इन तीनों धारणाओं का पहले उसने यानी कि समझाया है कि ये धारणाएं क्या थी और उसके बाद उसका खंडन किया है। तो हम पहले इन तीनों धारणाओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है न्याय की परंपरावादी धारणा, या हम इसको कह सकते हैं परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत। इस धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? इस धारणा का प्रतिपादन सिफालस और उसके पुत्र पोलीमार्कस द्वारा किया गया था। अब देखो सिफालस ने क्या कहा? सिफालस ने कहा सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। आपको इन परिभाषाओं को समझना होगा।
सिफारिश क्या कह रहा है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। और पॉलीमार्क्स ने क्या कहा है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। लेकिन प्लेटो क्या करता है, प्लेटो इन दोनों ही धारणाओं का खंडन करता है। प्लेटो का क्या कहना है, यानी कि पहले अपने देखिए सिफारिश की परिभाषा कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। वो कहते हैं ये दोषपूर्ण है क्योंकि ये कार्य कुछ परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण और अनुचित हो सकते हैं। जैसे सत्य बोलते हुए दूसरे को अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी प्रदान करना अन्याय है। सत्य बोल रहा है लेकिन देश के लिए तो वो न्याय नहीं कर रहा ना, तो सैनिक रहस्यों की जानकारी प्रदान करना अन्याय है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कहते अपने स्वस्थ मित्र से कोई अस्त्र उधार ले लेता है और मान लीजिए वो व्यक्ति बाद में यानी कि अपना मानसिक संतुलन खो देता है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम उसको अस्त्र वापस कर देते हैं तो वो भी न्याय नहीं है। यानी कि सिफारिश क्या कहता है, सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना। तो इसमें प्लेटो क्या कह रहा है कि दोनों ही कथन शुद्ध नहीं है, यानी कि हर समय प्रत्येक समय ये दोनों बातें सही नहीं हो सकती। इसी तरह पॉलीमार्क्स ने क्या कहा है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में जो उसके लिए उचित है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या कह सकते हैं, प्लेटो क्या कहता है कि न्याय तो एक कला है और मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना, कहते ये तो न्याय नहीं है। यानी कि जो पॉलीमार्क्स है उसका क्या मानना है कि मित्र के साथ मित्र और शत्रु के साथ शत्रु। लेकिन प्लेटो इस धारणा का भी खंडन करता है। उसका मानना है कि न्याय कला ना होकर आत्मा का गुण है। न्याय हमेशा अच्छाई की ओर प्रवृत्त होता है, बुराई की ओर नहीं। ठीक है, कला बाह्य वस्तु है और न्याय आत्मा की वस्तु है। इसी तरह हम अब दूसरे सिद्धांत पर आते हैं, वो है न्याय की उग्रवादी धारणा। न्याय की उग्रवादी धारणा को हम क्रांतिकारी सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्रांतिकारी सिद्धांत। प्लेटो की रिपब्लिक में इस धारणा का प्रतिपादन किसने किया है, थ्रेसिमेक्स ने किया है। ये नाम आपको याद रखना है। इसके प्रवक्ता कौन थे, थ्रेसिमेक्स। अब थ्रेसिमेक्स का क्या कहना था, शक्ति ही सत्य है, या हम कहें कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। न्याय क्या है, शक्तिशाली का हित है। इसका अर्थ क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो जो भी आदेश देगा वो क्या है, वो न्याय है। शासक के हितों की पूर्ति ही न्याय है, इसको हम ये भी कह सकते हैं। क्योंकि जो शासक वर्ग है वो किसका प्रतीक है, शक्ति का, और वो जो आदेश देगा उसके आदेशों की पालना ही न्याय है। अब देखिए कि व्यक्ति के लिए न्यायप्रिय होने का अर्थ है कि वह सरकार व शासन के हितों का साधन बन जाए। ठीक है, लेकिन प्लेटो इस धारणा का भी खंडन करता है। प्लेटो क्या कहता है कि व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था का अंग है, समाज का अंग है, और व्यक्ति का सच्चा सुख अपने कर्तव्यों के पालन में है, ना कि स्वार्थों के हित में। यानी कि जो थ्रेसिमेक्स है वो दो बातों को कहता है कि शासक वर्ग स्वयं अपनी हितों की रक्षा के लिए ही शासन करता है, और जो दूसरी बात कह रहा है वो ये कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है, अन्याय न्याय से अच्छा है। और प्लेटो है वो थ्रेसिमेक्स के इन दोनों ही विचारों का खंडन करता है। पहले कथन के संदर्भ में प्लेटो का कहना है कि शासन करना एक कला है जिनके साथ उनका संबंध हो। सभी कलाओं का जो लक्ष्य है वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं है,
वरना उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना है। इसमें वो उदाहरण भी देता है कि जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की गलतियों को, विद्यार्थियों की कमियों को दूर करता है, उसी प्रकार शासक का लक्ष्य प्रजा के दोषों, दुखों और कठिनाइयों को दूर करना होता है, उनका कल्याण करना होता है। तो अब क्या, न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। प्लेटो क्या समझाना चाह रहा है कि अन्याय न्याय से कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसमें उसने कहा भी है कि न्यायी व्यक्ति ही अन्यायी की तुलना में बुद्धिमान होता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और आनंद की प्राप्ति करता है। तीसरा सिद्धांत है न्याय की व्यवहारवादी धारणा, जिसको हम कार्य कारण सिद्धांत भी कह देते हैं। कार्य कारण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ग्लाउकन ने। और ग्लाउकन का क्या मानना था कि जो मनुष्य है वो स्वभाव से स्वार्थी है। ठीक है, उसका कहना है कि मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न अन्याय को दूर करने के लिए समझौता किया। वे न तो अन्याय करेंगे और न ही अन्याय को सहन करेंगे। यानी कि इसने न्याय को क्या बता दिया? भय की संतान बताया। यानी कि दुर्बल व्यक्तियों ने अपनी रक्षा के लिए राज्य की स्थापना की, शासन की स्थापना की। ठीक है, तो न्याय क्या माना जाएगा? ग्लाउकन की दृष्टि में न्याय दुर्बल का हित है। या अपने सरल शब्दों में कहें तो वो ग्लाउकन न्याय को क्या मानता है? न्याय भय का शिशु है। कहते यह निर्बलों की आवश्यकता है, ना कि शक्तिशाली का हित। यदि हम ग्लाउकन के सिद्धांत पर विस्तृत रूप से मैं समझाने का प्रयास करूं तो दो बातें स्पष्ट होती हैं कि राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, न कि नैतिक सिद्धांतों पर। राज्य की स्थापना व्यक्तियों ने क्यों की है? अपने भय को दूर कर, यानी कि वो डरे हुए थे, उनका जीवन, उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। दूसरा, राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं है। राज्य यानी कि स्वाभाविक रूप से नहीं पनपा, राज्य का निर्माण हुआ है। लेकिन प्लेटो इस धारणा से भी सहमत नहीं है। वह कानून और न्याय को समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं मानता। वह क्या मानता है? आत्मा का आंतरिक गुण समझता है। न्याय का गुण व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है। न्याय का पालन वो स्वाभाविक रूप से करता है, किसी भय या डर के कारण वो न्याय का पालन नहीं करता। अभी हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर नहीं आए। अभी तक मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत से पहले उसके समय में प्रचलित 3 प्रकार के सिद्धांतों को बताया और उसका खंडन किया है। और खंडन करने के पश्चात फिर वो हमें बताता है कि न्याय क्या है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्लेटो के न्याय के 2 रूप हैं। एक, अब यहाँ आपको ये समझने की जरूरत है, न्याय के 2 रूप बताता है। एक तो है, देखिए, इसको मैं कहूंगी व्यक्तिगत न्याय, व्यक्तिगत, ठीक है, पहला रूप। और दूसरा है उसका सामाजिक। सबसे पहले इसके व्यक्तिगत स्वरूप को समझते हैं। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कह रहा है कि मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, जिसे भूख भी कह सकते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। ठीक है, अब विवेक का कार्य क्या होता है? नियंत्रण करना, या मैं आपको कहूं शासन करना भी इसी में शामिल है। ये विवेक का कार्य है। साहस का कार्य क्या है?
रक्षा करना। और क्षुधा का कार्य क्या है? भौतिक वस्तुओं का संचय करना। अब प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में इन तीनों में से किसी एक तत्व की प्रधानता रहती है। किसी व्यक्ति के आत्मा में विवेक की, किसी में साहस की और किसी में क्षुधा की प्रधानता रहती है। और प्रत्येक, अब देखिए जो मेन बात आ रही है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव के द्वारा आत्मा के तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करे तो वह न्याय है। यानी कि व्यक्ति के अंदर जिस तत्व की प्रधानता होती है उस तत्व के अनुकूल कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। अब प्लेटो की परिभाषा को देखिए। प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य, देखिए इसको बहुत क्रिटिसाइज, बहुत आलोचना हुई है इसकी, लेकिन हमने तो प्लेटो के राजनीतिक विचार पढ़ने हैं तो हमें इन चीजों का अध्ययन करना है। प्लेटो ने न्याय की परिभाषा कैसे दी है? एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल हो। सेकंड क्या करना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था, मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। समझ रहे हो बात कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में किसी एक गुण की प्रधानता होती है, वो चाहे विवेक की प्रधानता हो, चाहे वो साहस की या फिर क्षुधा की। अब जिस गुण की प्रधानता है उससे रिलेटेड कार्य करना, केवल एक ही कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि एक शिक्षक है, शिक्षक खेती का भी कार्य कर सकता है, व्यापार का भी कार्य कर सकता है, नहीं। प्लेटो का क्या मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किसी एक कार्य को करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना क्या कहलाता है? वो न्याय कहलाता है। न्याय की से उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद प्लेटो इस अवधारणा को सामाजिक स्वरूप पे आ जाता है, जिसे हम कहेंगे सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय में वो क्या कहता है? कहता है कि सामाजिक रूप में न्याय तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग अपने स्वभावानुकूल कार्यों को पूरा करते हैं। यानी कि व्यक्तिगत न्याय में इसने क्या कहा? प्रत्येक व्यक्ति में किसी एक गुण की प्रधानता होती है। और उसका सामाजिक स्वरूप क्या हो गया कि तभी कि समाज के सभी वर्ग अपने स्वभावानुकूल कार्यों को पूरा करते हैं और परस्पर सामंजस्य और एकता बनाए रखते हैं। अब इसको और देखो, थोड़ा अपनी डिटेल में करते हैं। दार्शनिक वर्ग में क्या है? विवेक की प्रधानता। सैनिक वर्ग में साहस और उत्पादक वर्ग में क्षुधा या तृष्णा तत्वों की प्रधानता होती है। यानी कि वो अपने न्याय सिद्धांत के आधार पर तीन वर्ग बना रहा है। एक को मैं कहूंगी दार्शनिक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग, यानी कि वो समाज को तीन भागों में बांट देता है, तीसरा है उत्पादक वर्ग। जो दार्शनिक वर्ग है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? विवेक का। सैनिक वर्ग किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? साहस का। और उत्पादक वर्ग जिसमें किसान और व्यापारी वर्ग आते हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? वो करता है क्षुधा का। यानी कि इस व्यक्ति में तीन गुण है, विवेक, साहस और क्षुधा। और व्यक्ति के इन तीन गुणों के आधार पर प्लेटो समाज को तीन वर्गों में बांट देता है: दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक उत्पादक वर्ग। प्लेटो का कहना है कि राज्य के तीनों, यानी कि दार्शनिक शासक को, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग द्वारा अपने अपने समुचित कार्यों का समुचित निर्वाह और पालन करना ही क्या कहलाता है? वो सामाजिक न्याय कहलाता है। यानी कि जो प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? वो आधारित है विशिष्टीकरण के सिद्धांत। अपने नेक्स्ट प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं करेंगे
तो एक बार ये बातें दोबारा से फिर रिपीट हो जाएंगी। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण हैं। 3 गुणों के आधार पर वो समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर देता है। तो हम निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि प्लेटो का जो न्याय संबंधी धारणा है वो विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य करना चाहिए जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो। अब बार्कर ने क्या कहा है उसके प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की स्वधर्म चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। यह है बार्कर की परिभाषा। सेबाइन है, सेबाइन ने क्या कहा है कि न्याय समाज की एकता का शत्रु है। यह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्य को चुन लिया है। यानी कि निष्कर्ष रूप में मैं क्या कहना चाहूंगी, ये देखिए व्यक्तिगत न्याय के बारे में यहाँ वर्णन दिया है, आप पढ़ सकते हो इसको। यानी कि वो न्याय के दो स्वरूप बताता है, सामाजिक और व्यक्ति, और उसके आधार पर ही वो राज्य के न्याय सिद्धांत को समझाने का प्रयास करता है। यानी कि निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। यह है न्याय। आशा करती हूँ आप प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय के व्यक्तिगत और सामाजिक रूप को समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं और प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।